एपोप्टोसिस के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिगर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्या सिग्नल दे रहे हैं, सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आओ इसको सॉल्व करते हैं, मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है चिराग शुगानी, सी स्क्वायर क्लासेस आप लोग देख रहे हैं और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे एपोप्टोसिस के क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा है उसके क्वेश्चन CSIR में आने वाले प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले दो चीजों का ध्यान रखें, जो आपके सामने पार्ट ए के क्वेश्चन, पार्ट बी के क्वेश्चन होने वाले हैं, उसको आपको 1 मिनट देना है। पार्ट सी के क्वेश्चन को 1.5 से ज्यादा 2 मिनट दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं यहाँ 3 सेकंड्स का वेट करूंगा, उसके बाद मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। टाइम का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टाइम कोशिश करिएगा उतने टाइम में हो पाए। अगर आप लोग अभी पहली बार या फिर बेसिकली स्टार्टिंग में हैं तो आपको हो सकता है क्वेश्चन लगाने में थोड़ा समय ज्यादा लगे, तो इट्स नॉट द प्रॉब्लम, बट समय के साथ साथ उस समय को डिक्रीज करना है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में बोला है, हम लोग चालू करते हैं। फॉस्फेटिडाइलसीरीन इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज लोकेटेड इन। अब देखिए फॉस्फेटिडाइलसीरीन वैसे तो फॉस्फोलिपिड्स का ही पार्ट है और ये पार्ट हमारा किसका है, साथ ही साथ एपोप्टोसिस का भी है। क्यों? देखो फॉस्फेटिडाइलसीरीन हमारा क्या है, एक लिपिड है और लिपिड्स हमारे जनरली आप जानते हो इस टाइप के स्ट्रक्चर के होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में अगर हम देखें तो वो लिपिड बाइलेयर से बनी होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है ना, ये होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फेटिडाइलसीरीन जो होता है वो हमारी इनर लीफलेट पर प्रेजेंट होता है रेदर देन द आउटर लीफलेट। तो वो ज्यादातर कहां प्रेजेंट होता है, इनर लीफलेट पर, ठीक है। एक नॉर्मल सेल के अंदर, ठीक है, इनर में होता है कब, नॉर्मल में। किसकी बात चल रही है, PS यानी फॉस्फेटिडाइलसीरीन के अंदर। लेकिन जब भी एपोप्टोसिस होता है ये फॉस्फेटिडाइलसीरीन बाहर की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। इस बाहर की तरफ के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, देखो जब भी कोई चीज अंदर आती है तो उसे हम फ्लिप बोलते हैं और कोई चीज बाहर जाती है तो उसे हम बोलते हैं फ्लॉप मूवमेंट। फॉस्फेटिडाइलसीरीन जैसे ही ऊपर की तरफ आ जाएगा ये सिग्नल देगा कि हाँ भाई सेल का एपोप्टोसिस करवाना है। तो एपोप्टोसिस करवाना है तो ये क्या है, फॉस्फेटिडाइलसीरीन इज अ सिग्नल फॉर एपोप्टोसिस। अब आप लोग देख लीजिए इसमें से कौन सा सही आंसर है, ठीक है, आपके सामने है। आओ सॉल्व करते हैं। द आउटर लीफलेट बट फ्लिप फ्लॉप्स टू द आउटर लीफलेट बट फ्लिप फ्लॉप्स टू इनर लीफलेट अंडर स्पेशल कंडीशंस। कह रहे हैं जो आउटर लीफलेट है उस पे से फॉस्फेटिडाइलसीरीन फ्लिप करके अंदर की तरफ चला गया है। ये कौन सी कंडीशन बात कर रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज लोकेटेड इन, यानी नॉर्मल, एपोप्टोसिस इंडिकेट नहीं किया है। तो इन्होंने बोला है स्पेशल कंडीशंस। जब भी बात आ रही है स्पेशल कंडीशंस यानी ये बात कर रहे हैं एपोप्टोसिस की, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जो फॉस्फेटिडाइलसीरीन है वो फ्लिप फ्लॉप करके अंदर की तरफ आ जाता है स्पेशल कंडीशन में, नहीं वो नॉर्मली अंदर ही होता है, बाहर की तरफ जाता है वो स्पेशल कंडीशन में। तो ये तो गलत हो गया, बोथ द लीफलेट्स गलत हो गया, मिडल ऑफ द बाइलेयर ये भी गलत है। आंसर सही होना ये वाला चाहिए, लेकिन चेक कर लेते हैं। इनर लीफलेट बट फ्लिप फ्लॉप टू आउटर लीफलेट अंडर स्पेशल कंडीशन, तो ये हो गया हमारा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए सॉल्व करते हैं इसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ये याद रखिएगा, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। अबाउट अ टिपिकल एपोप्टोटिक सेल, एक नॉर्मल एपोप्टोटिक सेल में इनमें से कौन सी बात जो बोली गई है वो उसके लिए गलत है। कह रहे हैं फॉस्फेटिडाइलसीरीन प्रेजेंट ऑन द आउटर सेल सरफेस। अभी हमने देखा फॉस्फेटिडाइलसीरीन आउटर सेल सरफेस पे होता है, तो ये वाली बात तो क्या है हमारी, ये बात सही है, तो ये तो होगा नहीं। साइटोग्राम सी इज रिलीज फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोगों ने जब एपोप्टोटिक पढ़ा है तो आप जानते हैं इंट्रिंसिक पाथवे जब भी हमारा सेल के अंदर होता है, ठीक है, उसके अंदर सिग्नल अंदर से आता है। तो कहां से आता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया से आता है। आप लोगों ने ये देखा था, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से जब भी ये सिग्नल आता है तो उसमें क्या होता है, साइटोक्रोम बाहर आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया से। क्या आता है, साइटोक्रोम आउटसाइड आ जाता है। ये साइटोक्रोम सी जब भी आउटसाइड आता है तो वो अपने पूरे कॉम्प्लेक्स बना के डेथ करवाता है। तो ये भी हमारा सही है, हमें गलत स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, वही हमारा आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल डज नॉट चेंज। साइटोक्रोम सी बाहर आएगा तो जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसका चेंज होना जायज है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमें थोड़ा सा अभी तक गलत होता हुआ प्रतीत हो रहा है, ये हो गया स्टेटमेंट गलत, और गलत ही पता लगाना है हमें। एनेक्सिन 5 बाइंड्स टू सेल सरफेस। अच्छा इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये है मान लो हमारा, ये है हमारा फॉस्फेटिडाइलसीरीन। फॉस्फेटिडाइलसीरीन जब क्या होता है हमारा, एक मॉलिक्यूल से बाइंड करने की टेंडेंसी रखता है, उस मॉलिक्यूल का नाम है एनेक्सिन 5, ठीक है। ये फॉस्फेटिडाइलसीरीन और एनेक्सिन 5 ये आपस में बाइंड कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला है एनेक्सिन वी यानी एनेक्सिन 5 बाइंड्स टू सेल सरफेस, और हमें पता है एपोप्टोसिस के टाइम पर फॉस्फेटिडाइलसीरीन बाहर आ जाता है, तभी तो एनेक्सिन 5 बाइंड करेगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया ना, ठीक है, क्योंकि PS बाहर की तरफ आ चुका है, आउटर की तरफ है, और आउटर की तरफ है तो वो एक्सपोज है, एक्सपोज है तो एनेक्सिन 5 बाइंड कर जाएगा, तो ये स्टेटमेंट सही है।
हमने गलत आइडेंटिफाई कर लिया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोल रहे हैं फॉलोइंग आर लिस्ट ऑफ सम प्रोटीन्स, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स दे रखे हैं जैसे BCl2, BClXL, A1 और बेक्स, ये 4 प्रोटीन है। विच ऑफ द प्रोटीन इज या आर, एक से ज्यादा हो सकते हैं, इज आर नॉट एंटी एपोप्टोटिक। एक से ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि आपका A B C D ऑप्शन सही होगा, ये जो ऊपर दिए गए ऑप्शन है उनमें से एक ही आपको देखना है, तो उनमें से A या B या B या C या C या D का कॉम्बिनेशन कौन सा सही है या फिर कोई एक ही सही है, आपको पता लगाना है। तो जो एंटी एपोप्टोटिक ना हो, ठीक है, देखो BCl2 हम लोगों ने पढ़ा है, BCl2 फैमिली होती है, ठीक है, ये होती है BCl2 फैमिली। BCl2 फैमिली जो है ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होते हैं हमारे एंटी एपोप्टोटिक, और दूसरे होते हैं हमारे प्रो एपोप्टोटिक, यानी जो एपोप्टोसिस करवाते हैं, प्रो एपोप्टोटिक। ये जो प्रो एपोप्टोटिक है ये भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। ये कौन से होते हैं? BH123 प्रोटीन, यानी ये एपोप्टोसिस करवा रहे हैं, और यहां पर आते हैं हमारे BH3 ओनली प्रोटीन, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल है बैड, बिड, बैक्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। इसके हैं पूमा, नॉक्सा, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। एंटी एपोप्टोटिक में आती है हमारी BCl2 प्रोटीन, BClX, A1, ये आते हैं हमारे। अब उन्होंने बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एंटी एपोप्टोटिक, एंटी एपोप्टोटिक नहीं होना चाहिए वो। अब एंटी एपोप्टोटिक कौन सा नहीं होता है भाई? एंटी एपोप्टोटिक नहीं होता हमारा BCl2, हमारा क्या है? एंटी एपोप्टोटिक है, तो ये आंसर नहीं होगा। BClX हमारा क्या होगा? ये भी आंसर नहीं होगा। A1 ये भी हमारा क्या? एंटी एपोप्टोटिक, ये भी नहीं होगा, तो डी वाला आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। आगे मूव करते हैं, सॉल्व करिए इसे, सॉल्व करें। देखो ये कह रहे हैं यू हैव आइसोलेटेड अ शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम अ बैक्टीरिया व्हिच अपॉन एडमिनिस्ट्रेटिंग टू अ animal cells in a culture is demonstrated to get transported to mitochondria and to cause mitochondrial membrane disruption। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इन्होंने बोला एक बैक्टीरिया था, आपने उस बैक्टीरिया में से क्या किया? बैक्टीरिया में से एक पॉलीपेप्टाइड लिया, यानी एक टाइप का प्रोटीन लिया, और ये कह रहे हैं इस जब आपने इस बैक्टीरिया से प्रोटीन लिया और आपने इसको क्या डाला? एनिमल सेल कल्चर में डाला। तो यहां मान लेते हैं यहां हमारा एनिमल सेल कल्चर था, ठीक है, एनिमल सेल कल्चर शॉर्ट में लिख दिया। इसके अंदर क्या था? एनिमल सेल्स होंगे, और आपको पता है एनिमल सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो एपोप्टोसिस के इंट्रिंसिक पाथवे में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप जानते हो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है हमारा साइटोक्रोम सी, और यही साइटोक्रोम सी जो है ये आ जाता है बाहर माइटोकॉन्ड्रिया से। कहां पर आ जाता है ये? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आकर के किससे बाइंड करता है? एपाफ1 से, ठीक है। अब ये पूरा इसलिए बताया क्योंकि ये आगे काम आने वाला है इसी क्वेश्चन में, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद इन्होंने बोला है हमने इस प्रोटीन को सेल में डाला और हमने देखा ट्रांसपोर्टेड टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड टू कॉज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन। ये प्रोटीन क्या कर सकता है? इस माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, खराब कर सकता है। दिस पेप्टाइड इज बीइंग कंसीडर्ड फॉर इट्स थेराप्यूटिक इफेक्ट्स ऑन कैंसर। इसका हम यूज करते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए, यानी इसी प्रोटीन को हम यूज करते हैं कैंसर ठीक करने के लिए। अब पहले समझो कि कैंसर में ऐसा क्या होता है कि इस प्रोटीन का यूज हो रहा होगा, फिर प्रोटीन आइडेंटिफाई करेंगे कौन से हो सकते हैं, ठीक है। देखो कैंसर में जनरली 2 बातें होती हैं। कैंसर में 2 चीजें होती हैं। पहली चीज सेल डिवीजन जो है वो बढ़ जाता है। दूसरी चीज कैंसर में क्या होता है? एपोप्टोसिस बंद हो जाता है। ये होता है कैंसर, यानी सेल मरता ही नहीं है, सेल कहता मैं तो अमर हूं, ये होता है कैंसर में। इसको क्या किया? एंड इज टू बी टेस्टेड फॉर इट्स एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इन द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ दिस डिसीज। अब इन्होंने बोला कि इसका अब ये पेप्टाइड जो है वो हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा हो सकता है जिसके अंदर म्यूटेशन हो गया और हमें कैंसर हो गया। तो ये पेप्टाइड आइडेंटिफाई करना है, बेसिकली नाम पता करना है कौन कौन से हो सकते हैं। 3 ऑप्शन दिए आपको, A B C। कैंसर बोला है, कैंसर विद एपाफ1 म्यूटेशन। अब देखो एक चीज समझो भैया, आपने बोला कि इसको अगर हम दे दें इस वाले पेप्टाइड को तो ये मेम्ब्रेन तोड़ देता है। एपाफ1 मेम्ब्रेन नहीं तोड़ता, इसी से पूरा क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपने इंट्रिंसिक पाथवे पढ़ा हुआ है तो हमें, अगर आपको याद हो,
मेम्ब्रेन को तोड़ने वाले प्रोटीन्स कौन से हैं, तो अभी आपको याद आ जाएगा। तो एपाफ1 तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि एपाफ1 तो ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन ये थोड़ी तोड़ता है, मेम्ब्रेन तो टूटने के बाद ही साइटोक्रोम सी बाहर आता है और वो एपाफ1 से मिलता है, उससे पहले मेम्ब्रेन टूटती है। मेम्ब्रेन तोड़ता कौन है, इसका आंसर यहाँ लिखा है, ये देखिए, ये लिखा है ना इसका आंसर। ये जो है हमारे पास BH123 प्रोटीन, इसमें आते हैं हमारे बेक्स और बेड, ये जो है हमारे, ये मेम्ब्रेन तोड़वाते हैं, तभी साइटोक्रोम सी बाहर आता है। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, वेयर बेक्स कैंसर वेयर बेक्स जीन्स आर इनएक्टिवेटेड, कैंसर वेयर बेक जीन्स आर इनएक्टिवेटेड। तो ये यही दो प्रोटीन्स हो सकते हैं। बैक्टीरिया से हमने जो प्रोटीन निकाला है वो इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो वो बैक होगा या वो बैक्स होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा तभी जाकर के वो उसको किल कर पा रहा है, क्योंकि अपने बाहर से अपने बैक्टीरिया से निकाल करके बैक्स और बैक दे दिया, बैक्स और बैक जाने के बाद वो सारी चीजें पुरानी जैसे रिकवर हो जाएंगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होल होगा, साइटोक्रोम बाहर आएगा, एपाफ से मिलेगा और एपोप्टोसिस हो जाएगा। तभी तो नॉर्मली इसे ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा रहा है। तो बी एंड सी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखो क्या बोला है, गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ सम प्रोटीन्स known to be associated with apoptosis, their subcellular localization but not correct order and possible role in apoptosis। मैंने बोला है कि यहाँ पे 3 प्रोटीन दे रखे हैं, ठीक है, इनका सब मिक्सअप हो गया है, प्रोटीन वो कहाँ काम करेंगे और उनका रोल क्या होने वाला है, मैथ तो फॉलो करनी है आपको। देखो यहाँ पे क्या होता है, इफेक्टर कैस्पेस। अब कैस्पेस ना 2 टाइप के होते हैं, आपको पता है, वैसे तो क्लासिफाइड अच्छे खासे हैं, बट कैस्पेस में एक आते हैं हमारे इन्फ्लामेटरी और दूसरे आपको आते हैं एपोप्टोटिक। अब एपोप्टोटिक में भी 2 टाइप के आते हैं मेन, जिसमें हमारे आते हैं, एक आते हैं हमारे इनिशिएटर और एक आते हैं हमारे प्रो एपोप्टोटिक, सॉरी एग्जीक्यूशनल। ये 2 आते हैं हमारे, इनिशिएटर और एग्जीक्यूशनल। इनिशिएटर वाले जो हैं ये काम करते हैं साइटोप्लाज्म में, आपने टॉपिक पढ़ रखा होगा तो अभी आपको याद आ जाएगा, नहीं तो अभी आप जो मैं बता रहा हूँ उसको याद कर लेना। एग्जीक्यूशनल वाले काम करते हैं न्यूक्लियस में। नाउ रिमेंबर वो कुरानी जो मैंने आपको आज से 2.5 करोड़ साल पहले दी थी, देखो भाई इसमें था क्या, नॉर्मली क्या करता है एग्जीक्यूशनल कैस्पेस, क्या करता है हमारा एग्जीक्यूशनल वाला काम करता है न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या था हमारा, याद है ना वो आई कैड और कैड वाला इंटरेक्शन, ये आई कैड को जाके तोड़ देगा, बचेगा क्या हमारा, बचेगा कैड, और ये कैड जाके क्या करेगा, ये जो कैड है हमारा ये जाकर के डीएनए से ये डीएनए को तोड़ देगा। सो ये सीन आपको याद होगा, ठीक है। सो आओ एक बार मैचिंग करते हैं, हुआ क्या था। अभी इफेक्टर कैस्पेस है, इफेक्टर यानी कैस्पेस, देखो इसने इंडिकेट नहीं किया ये इनिशिएटर की बात कर रहे हैं या फिर किसकी एग्जीक्यूशनल की बात कर रहे हैं, यानी दोनों की बात आ गई। तो ये बात कर रहे हैं इफेक्टर कैस्पेस, ये कहां पे काम करेगा, अगर इनिशिएटर होगा तो साइटोप्लाज्म में और नहीं तो न्यूक्लियस में, एग्जीक्यूशनल हुआ तो इसका हो जाएगा ये। अच्छा इसका काम क्या होता है, एपोप्टोसिस को रोकना करवाना, एपोप्टोसिस को करवाना ही तो होता है इसका काम, तो ये हो गया इसके लिए। फिर आता है एपाफ1, ये क्या होता है, इंट्रिंसिक पाथवे में रोल प्ले करता है अपना। अब इंट्रिंसिक पाथवे में रोल प्ले करता है, और इंट्रिंसिक पाथवे कहां होता है, याद करो, ये होता है अगर माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया से ऐसे क्या आता है, साइटोक्रोम बाहर आ जाता है। सारा काम कहाँ हो रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया वाला, साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। ये साइटोप्लाज्म में आकर के तो एपाफ1 कहाँ काम करेगा, एपाफ1 काम करेगा भैया साइटोसोल के अंदर, और साथ ही साथ ये क्या करता है, एपोप्टोसिस को प्रमोट करता है साइटोक्रोम सी के साथ मिलकर के। बेक्स क्या करता है, बेक्स माइटोकॉन्ड्रिया में पोर करवाता है, जिसकी वजह से साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया इसका नाम, ठीक है। और अगेन ये भी क्या करवाता है, प्रमोट करवाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में पोर बन गया तो साइटोक्रोम बाहर आ जाएगा, और साइटोक्रोम सी और एपाफ1 रिएक्ट करेंगे तो एपोप्टोसिस हो जाएगा। आओ भैया मैचिंग करके देख लें। अब इतना तो स्पून फीडिंग कराने वाली आदत नहीं है, लेकिन आप देख लेते हो। ए का सी भाई जिसमें वो देख लो, आगे से हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ए का सी और साथ में 1, चलो भाई बी और डी ऑप्शन बचे। एपाफ का आएगा ए, यानी बी का ए और 1। अब बी का ए 1 है इसमें, तो ये हो गया करेक्ट आंसर, ये हो गया गलत। बाकी एक बार आप देख सकते हो, सी का जो बचा हमारा, सी जाएगा बी पर और इसका भी फर्स्ट होगा, ठीक है। तो इनमें से कोई भी लिमिट नहीं कर रहा। अगर आप नॉर्मल भी देख लेते कि भाई इफेक्टर कैस्पेस, एपाफ1 और बेक्स, ये तीनों ही काम कर रहे हैं और तीनों ही एपोप्टोसिस को प्रमोट करते हैं, तो आप ये देख लेते बस ए बी और सी तीनों का लास्ट में 1 आना चाहिए, तो ए के साथ 1, बी के साथ 1, सी के साथ 1, ये वैसे ही आंसर हो जाता, ठीक है।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे देख के घबराना मत, थोड़ा ग्राफ दे रखा है और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। आओ चेक करते हैं। सर्वाइकल कैंसर सेल्स वर अनट्रीटेड और ट्रीटेड विद कंपाउंड एक्स, अ प्यूटेटिव एंटी कैंसर ड्रग, द सेल एक्सट्रैक्ट वर एनालाइज्ड बाय इम्यूनोब्लॉटिंग फॉर द लेवल्स ऑफ स्पेसिफिक मार्कर एज इंडिकेटेड बाय द बैंड थिकनेस, द फॉलोइंग रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड। अब इन्होंने बोला है कि हमारे पास क्या थे, सर्वाइकल सेल्स थे, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर सेल्स। अब सर्वाइकल कैंसर सेल्स जो होंगे, अच्छा कैंसर की ना एक बात होती है, आपको पता होगा, कैंसर के अंदर क्या होता है, जो एपोप्टोसिस है वो रुक जाता है कैंसर में। ये सर्वाइकल कैंसर सेल्स हम लोगों ने निकाले और इसको हमने ट्रीट किया कंपाउंड एक्स से। एक बार ट्रीट किया और एक बार इनमें कंपाउंड एक्स नहीं डाला, ठीक है, कंपाउंड एक्स नहीं डाला और एक बार डाला। जब डाला तो उसे पॉजिटिव कह दिया हमने, और जब नहीं डाला तो उसे हमने क्या बोल दिया, नेगेटिव बोल दिया। द सेल्स एक्सट्रैक्ट वर एनालाइज्ड बाय इम्यूनोब्लॉटिंग, यानी एक टेक्निक है इम्यूनोब्लॉटिंग, और उससे हमने चेक किया कि इनके अंदर ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स है इनकी मात्रा बढ़ रही है घट रही है। बैंड थिक होने का मतलब है कि मात्रा बढ़ रही है, और बैंड अगर पहले थिक था बाद में थिन हो गया तो मात्रा घट रही है, ठीक है। तो ये जो एक्स है, केवल एक्स, मतलब इसमें हमने एक्स नहीं डाला है, माइनस का मतलब क्या है, एक्स नहीं डाला। तो इस कंडीशन में क्या है, नॉर्मल सेल है हमारा, नॉर्मल कैंसरस सेल। इसमें क्या है, हमने थेरेपेटिक एजेंट डाल दिया। लेट्स चेक भाई। अब ये कह रहे हैं देखो FADD की मात्रा बढ़ रही है। अब ये आपको याद होगा कि FADD यानी क्या था, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। ये जो पूरा था हमारा, ये क्या था, फास्ट फैटी एसाइड वाला, जो आपको याद होगा थोड़ा सा, टी सेल रेगुलेट करता है। टी सेल कौन से वाले को रेगुलेट करता है, एक्सट्रिंसिक वाले एपोप्टोसिस को। तो फाट जो है ये एसोसिएटेड है किससे, ये एसोसिएटेड है एक्सट्रिंसिक पाथवे से। इसके बाद आता है बैक्स। बैक्स के लेवल में आप देखोगे कोई चेंज नहीं है। वैसे बैक्स का काम क्या था, बैक्स हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में पोर बना देता था, पीछे देखा ना हमने। तो ये किससे एसोसिएटेड था, ये एसोसिएटेड था हमारा इंट्रिंसिक से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा क्लीव्ड कैस्पेस 9, जिसके लेवल में कोई भी ज्यादा खास बदलाव नहीं दिख रहा है, ठीक है, बट क्लीव्ड कैस्पेस 8 बढ़ गया, ठीक है। चलो भैया इसको भी बात करेंगे। इसके बाद आया क्लीव्ड कैस्पेस 3, ठीक है। कैस्पेस 3 तो हमारा क्या है, इनिशिएटर कैस्पेस है, एक्टिवेट होना ही होना है, ठीक है। P53 का लेवल भी हमारा क्या हो रहा है, आप देख सकते हो बढ़ रहा है, यानी P53 की एक्टिविटी में कंपाउंड एक्स से बदलाव तो आया है। अब जब P53 का रोल क्या है, P53 हमारा गार्डियन ऑफ जीनोम है। जब भी हमारा डीएनए डैमेज हो जाता है P53 की वैल्यू बढ़ जाती है। ये P53 काम क्या करता है, सेल को कैंसरस होने से रोकता है, यानी सेल को कैंसरस नहीं बनने देगा, और सेल के सेल को क्या कर देगा, अरेस्ट कर देगा। ये क्या करता है, सेल अरेस्ट करवा देता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर रिपेयर हो गया, सेल रिपेयर हो गया, उसका डीएनए डैमेज हुआ था, तो वो अगर डीएनए डैमेज वाला सेल मल्टीप्लाई करेगा तो कैंसरस बन जाएगा, तो ये उसे अरेस्ट कर देता है। और अगर तब भी नहीं सुधरा तो क्या कर देंगे भाई, फिर तो एनकाउंटर है ना, पहले अरेस्ट फिर एनकाउंटर। तो फिर क्या होगा इसका, फिर इसकी हो जाएगी डेथ, यानी एपोप्टोसिस। ये सीन होता है। अब इन्होंने बोला है कि एक्स का बेस्ट फंक्शन कौन है जो डिस्क्राइब कर सकता है इनमें से दिए गए चीजों में से। हमने देखा कि एक्स ने ये ऊधम मचाया, इस ऊधम मचाए गए में से एक्स का बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन ज्यादा सही है। पहला कह रहा है कंपाउंड एक्स इंड्यूस सेल डेथ वाया इंट्रिंसिक पाथवे। मिल गया झोल, मिल गया झोल। इंट्रिंसिक पाथवे का मतलब क्या होता है भाई, जो सेल के सिग्नल अंदर से आ रहा है। बैक्स की मात्रा तो बढ़नी चाहिए थी अगर इंट्रिंसिक हो रहा है, तो ये तो किसी भी हालत पे नहीं होगा। आओ फिर देखते हैं और क्या बोल रहा है। कंपाउंड एक्स इंड्यूस्ड सेल डेथ बाय रिड्यूसिंग द एक्सप्रेशन ऑफ बैक्स। क्या कह रहा है, रिड्यूसिंग बैक्स। बैक्स की वैल्यू में कोई चेंज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप, कोई भी चेंज नहीं है, ये भी गलत हो गए भाई साहब। कंपाउंड एक्स इंड्यूस्ड सेल डेथ बाय एक्टिवेटिंग द डेथ डोमेन टुगेदर with increasing the expression of pro-apoptotic protein in a P53 independent manner। लो भाई, P53 independent manner तो हो ही नहीं रहा, और भी इंफॉर्मेशन इसमें गलत दे रखी है, लेकिन सबसे बड़ी बात P53 कहाँ काम करता है, P53 तो इसमें काम कर रहा है ना, कहने का मतलब है P53 इसमें काम कर रहा है, और ये कह रहे हैं भाई साहब इंडिपेंडेंट। तो पहले तो आपने P53 इंडिपेंडेंट ही गलत बात बोल दी। आंखों के सामने सारी चीजें रखी है हमारे, बस टिक करना है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। पढ़ लेते हैं एक बार। कंपाउंड एक्स इंड्यूस्ड सेल डेथ वाया एक्सट्रिंसिक पाथवे। हाँ भाई, एक्सट्रिंसिक तो हो रहा है क्योंकि फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन आया है। साथ ही साथ बाय इंड्यूसिंग द फास्ट लाइगेंड, ठीक है, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन फास्ट लाइगेंड आएगा। एंड एपोप्टोसिस वाज P53 डिपेंडेंट। दिख रहा है ना P53 क्या कर रहा है, यहाँ पर P53 का लेवल बढ़ रहा है,
p53 बढ़ेगा तो सेल का क्या हो जाएगा, सेल चला जाएगा अरेस्ट, और अरेस्ट में भी ठीक नहीं हुआ तो क्या हो जाएगी, टिकट कट जाएगी सेल की। तो अब बात आती है, देखो इन्होंने एक क्वेश्चन दिया है, सेल अंडरगो एपोप्टोसिस बाय टू डिस्टिंक्ट एंड इंटरकनेक्टेड पाथवेज, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। सेल के अंदर क्या हो रहा है, एक्सट्रिंसिक भी ये चल रहा है और इंट्रिंसिक भी हो रहा है, इंटरकनेक्टेड पाथवेज हो रहे हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे इज एक्टिवेटेड बाय एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड बाइंडिंग टू सेल सरफेस एंड डेथ रिसेप्टर्स। अभी हमें खाली एपोप्टोसिस के बारे में बातें बताई जा रही हैं। बोले हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे चलता है, आप जानते हो, बाहर से लाइगेंड आता है और क्या होता है, डेथ रिसेप्टर्स का फॉर्मेशन होता है। Whenever an apoptotic stimulus activate intrinsic pathway, the pro-apoptotic Bex and Beck proteins become activated and induce the release of cytochrome C from mitochondria, leading to cascade activating the resulting in apoptosis. इन्होंने बोला है भाई इसके बाद इंट्रिंसिक पाथवे जब भी होता है, अभी हमने देखा था इंट्रिंसिक पाथवे में एक चीज होती है, इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, बैक्स और बैक ये जाते हैं किसके पास, ये जाते हैं हमारे पावर ऑफ द सेल, ये इसके पास जाते हैं पावर ऑफ द सेल के पास, और ये यहाँ पर क्या करते हैं, पोर क्रिएट कर देते हैं। इसकी वजह से रिजल्टेंट क्या होता है, साइटोक्रोम सी क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। बैक्स एंड बैक ने पोर बनवाया है, इसके फंक्शन को याद रखना। इन सेल ए साइटोक्रोम सी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो इंजेक्शन। इन्होंने बोला है हमने एक सेल ए लिया, अब हमारा मेन आता है केस स्टडी। सेल ए था, इसमें हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, साइटोक्रोम सी इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब जब आप इस पे साइटोक्रोम सी इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या होगा वो बताना है। वेयरएस इन सेल बी, एक और सेल लिया सेल बी, इसमें हमने क्या किया, साइटोक्रोम तो इंट्रोड्यूस करवाया साइटोक्रोम सी, बट हमने इसके अंदर बैक्स एंड बैक को रोक दिया, बैक्स एंड बैक। अब आपको पता लगाना है भाई साहब कि ये बताइए इन दोनों के अंदर जो एपोप्टोसिस है वो किस लेवल पर हो रहा होगा, बढ़ेगा घटेगा या क्या होगा। भाई अब सेल ए में तो बोलोगे साइटोक्रोम सी है, बैक्स और बैक को नहीं रोका है तो उसका तो ज्यादा होगा, बी होगा नहीं, ठीक है ना, सेल ए में डी होगा नहीं। अब आप सोचोगे भाई सी वाला ऑप्शन होगा, लेकिन एक छोटी सी चीज सोचो, बैक्स और बैक प्रोटीन का काम क्या है, बैक्स और बैक प्रोटीन बनवाते हैं पोर, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन पोर, एमओएमपी का फॉर्मेशन कराते हैं, ठीक है। ये जब एमओएमपी बनवाते हैं तो होता क्या है, इससे साइटोक्रोम सी बाहर निकल के कहां पे आ जाता है, साइटोक्रोम सी जो है इससे आ जाता है साइटोसोल में। आपने माइक्रो इंजेक्शन से साइटोसोल में साइटोक्रोम सी डाल तो दिया है, सेल बी में भी और सेल ए में भी, दोनों में ही साइटोक्रोम सी प्रेजेंट है, ए पाप 1 के साथ मिलेगा, एपोप्टोसिस करवा देगा। तो मेन चीज बैक्स और बैक नहीं है, मेन चीज है एपोप्टोसिस करवाने के लिए साइटोक्रोम सी का साइटोप्लाज्म में होना, यानी साइटोसोल में होना। अगर ये साइटोक्रोम सी साइटोसोल में आ गया, बस एपोप्टोसिस निर्धारित है। तो दोनों में एपोप्टोसिस सामान्य रूप से होगा, आपका ऑप्शन ए सही होगा, ना कि सी, ठीक है। याद रखना बैक्स बैक का काम है एमओएमपी का फॉर्मेशन कराना, साइटोक्रोम सी जब भी साइटोसोल में आएगा एपोप्टोसिस होगा, अगर एपाफ1 म्यूटेट नहीं हुआ है तो, नॉर्मल एपाफ1 है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक बार, सॉल्व करें। A particular type of cancer cell undergoes apoptosis by both extrinsic and intrinsic pathway। भाई इंफॉर्मेशन लिखते चलते हैं। एक सेल है जिसके अंदर दोनों टाइप के एपोप्टोसिस चल रहे हैं, कौन कौन से, एक्सट्रिंसिक भी चल रहा है और इंट्रिंसिक भी चल रहा है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, कैस्पेस 8 एंड कैस्पेस 9 आर द इनिशिएटर कैस्पेसेस विद एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे रेस्पेक्टिवली। यानी कैस्पेस 8 जो है, ये जो कैस्पेस 8 है ये एक्सट्रिंसिक के लिए है, कैस्पेस 9 इंट्रिंसिक के लिए है, रेस्पेक्टिवली वर्ड बोला ना इसलिए। इफ कैस्पेस 9 इज साइलेंस्ड इन द कैंसर सेल बाय एसएचआरएनए, समहाउ कह रहे हैं कैस्पेस 9 को हमने इनएक्टिवेट कर दिया, साइलेंस मतलब उसका जीन ही हमने रोक दिया। व्हाट विल बी द बेस्ट फिट ग्राफ बाय एपोप्टोसिस सिनेरियो इन द कैंसर सेल्स व्हेन टारगेट एजेंट एक्स। भाई देखो इन्होंने क्या किया, एक्स का यूज करके, ये एक्स कंपाउंड है और वो एक्स मतलब था, ठीक है, ये यूज करके इन्होंने कैस्पेस 9 को रोक दिया। अब देखो भाई एक्सट्रिंसिक तो अभी भी एक्टिवेट है, ये याद रखना, आपने इंट्रिंसिक को बंद कर दिया है बट एक्सट्रिंसिक अभी भी एक्टिवेट है, ठीक है। इस बात को ध्यान रख के क्वेश्चन सॉल्व करो। सेल का ट्रांसफेक्शन होने से पहले, और ये वाली जो हमारे डार्क कलर है वो है सेल के ट्रांसफेक्शन यानी कंपाउंड एक्स डालने के बाद। ये तो हमें पता है कि पहले के समय ट्रांसफेक्शन होने से पहले दोनों टाइप के एपोप्टोसिस चल रहे हैं तो उसका लेवल ज्यादा होगा, तो ये हो नहीं सकता, ये वाला हो नहीं सकता। अब बचा हमारा ए और डी में से,
अब दोनों में ही आपको दिख रहा है सेल का ट्रांसफेक्शन के बाद एपोप्टोसिस घट रहा है, बट इन्होंने देखो डी वाले में क्या बोला है, एपोप्टोसिस सडनली बहुत ज्यादा घटा दिया है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक पाथवे अभी भी फुल पोटेंशियल से वर्क कर रहा है। तो अगर मान लो 50% काम ये कर रहा था एक्सट्रिंसिक और 50% ये कर रहा था, तो आपका 50% लोड ही तो गया है, बहुत ज्यादा कम या खत्म थोड़ी हो गया, एपोप्टोसिस रुक थोड़ी गया। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आया वाली चीज? आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को एपोप्टोसिस से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस करने हो तो हम वो भी करेंगे, लेकिन वो रिलेटेड हमारे सेल सिग्नलिंग से, सेल डिवीजन से, जब हम उन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे तब हम उससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ द एपोप्टोसिस एंड द लिंकिंग क्वेश्चंस आल्सो। तो अगर आप लोगों को ये समझ में आया हो, और या फिर अगर आप लोगों ने ऑलरेडी एपोप्टोसिस नहीं पढ़ रखा हो तो आप पढ़िएगा। समझ में आया हो तो बहुत बढ़िया। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टाटा। फिर मिलेंगे। वंदे मातरम।